तो कैप्री ग्लोबल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि FY26 को लेके मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट ने शुरुआत में गाइडेंस दिया था कि हमारी लोन बुक अराउंड 30 से 35% के आसपास में ग्रोथ करेगी FY26 के अंदर। देन क्वार्टर 2 जब कंप्लीट हो गया था और क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने जो अपना गाइडेंस था उसको बढ़ा के 35 से 40% तक अपनी लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था। सेकंडली बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो जब इन लोगों ने क्वार्टर 1 FY26 के अंदर 2000 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया था क्यूआईपी के द्वारा, उस टाइम पे इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम हो गई थी। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि फिर से हम लोग हमारी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको बढ़ा के रिटर्न से 15% के ऊपर ले आएंगे। तो सेकंड गाइडेंस था। तीसरा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था कि हम लोग FY26 का जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको लगभग 60 से 850 करोड़ रुपीस का अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मोटा-मोटी 3 गाइडेंसेस थे एंड मैनेजमेंट का एक फोर्थ गाइडेंस ये भी था कि हमारी जो टोटल लोन बुक के अंदर जो हमारी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की जो लोन बुक होती है, उसको हम लोग 20% से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंसेस थे FY26 को लेके। तो एक बार डिटेल में एंटर करने से पहले एक बार मैं आपको कैप्री ग्लोबल का बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि कैप्री ग्लोबल यू कैन से एक सिक्योर लैंडिंग करने वाला एनबीएफसी है और इसके यू कैन से 4 सेगमेंट होते हैं, 4 वर्टिकल हैं। फर्स्ट इज गोल्ड लोन जो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 45 टू 50% लोन में कंट्रीब्यूट करता है। देन सेकंड इज एमएसएमई लोन्स, थर्ड इज होम लोन्स एंड फोर्थ वन इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक होता है जिसमें एवरेज टिकट साइज अराउंड अराउंड 16 17 18 करोड़ रुपीस के आसपास का होता है। तो वहां पे वो टोटल लोन बुक का अराउंड एक साल पहले 20% के आसपास में था और मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हम लोग इसको 20% के ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो ये हमने एक मोटा-मोटी डिस्कस किया लाइक कैप्री ग्लोबल इज ए मिक्स्ड काइंड ऑफ एनबीएफसी जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती है। अब एक बार देखते हैं जो इसके क्वार्टर 4 की रिजल्ट की जो डिलीवरी हुई है एक्चुअल में, वो किस तरह से यहाँ पे डिलीवर हुई है। हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए कि हम लोग उस बैंक या एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इधर स्टेबल होनी चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा सबसे फर्स्ट यू कैन से देखने का नजरिया होता है किसी बैंक को या फिर एनबीएफसी को चेक करने के लिए। तो कंपनी की तरफ से जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। सो मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बार आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि आई थिंक आप लोगों को भी एक बार अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आई थिंक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पे शायद दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो मैं एक बार डिटेल में गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्टली लाइक एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं ग्रॉस एनपीए के बारे में। तो लाइक क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए था 1.2% के आसपास में एंड अभी क्वार्टर 4 के अंदर इसका ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट हुआ 0.9% के आसपास में। मतलब क्यू बेसिस पे इनका ग्रॉस एनपीए यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बात करें नेट एनपीए के पर्सपेक्टिव से तो नेट एनपीए भी यहाँ पे इनका अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। बट एक इसके अंदर ही थोड़ा आप कैच देख सकते हो कि इनकी जो लोन बुक में ग्रोथ हुई है, साथ में इन लोगों ने अराउंड 0.4% का यू कैन से प्रोविजन लिया है। यू कैन से नेट एनपीए में जाने से पहले इनको कुछ राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इन लोगों ने जो राइट ऑफ किया उसका अमाउंट यहाँ पे लगभग यू कैन से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन यहाँ पे लगभग 36 से 37 करोड़ रुपीस के आसपास का दिखाई दे रहा है। लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर इनका प्रोविजन था लगभग 31 से 32 करोड़ रुपीस के आसपास में। तो क्यूनक्यू बेसिस पे इनका जो प्रोविजन का अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। बट ऑल्दो परसेंटेज के टर्म में यू कैन से लोन बुक जो टोटल है उसके परसेंटेज के टर्म में इनका ग्रोस एनपीए यू कैन से क्यूनक्यू बेसिस पे भी इंप्रूव है और यदि बात करें नेट एनपीए की वो भी यहाँ पे क्यूनक्यू बेसिस पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे तो जो टोटल क्रेडिट लॉस हुआ है वो क्यून की बेसिस पे अमाउंट के रूप में ज्यादा आया है और आप इसको परसेंटेज के रूप में देखोगे तो इनका ग्रॉस एनपीए वो भी क्यून की बेसिस पे इंप्रूव है, साथ में इनका जो नेट एनपीए वो भी यहाँ पे क्यून की बेसिस पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। ये हमने यहाँ पे इस कंपनी की जो टोटल लोन बुक है उसकी ओवरऑल एसेट क्वालिटी की बात करी है। एक बार सेगमेंटल जो इनकी एसेट क्वालिटी गई है चारों सेगमेंट को लेके उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यदि बात करें इनकी एमएसएमई लेंडिंग को लेके तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि क्यू उनकी बेसिस पे जो उनकी एसेट क्वालिटी है ग्रॉस एनपीए वो यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है 3% के आसपास में। और यदि बात करें हाउसिंग फाइनेंशियल लोन बुक के बारे में तो वहाँ पे जो उनकी एसेट क्वालिटी है ग्रॉस एनपीए वो यहाँ पे क्यू उनकी बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। क्वार्टर 3 के अंदर ग्रॉस एनपीए था लगभग 1.4% के आसपास में एंड अभी रिपोर्ट हुआ लगभग 1% के आसपास में। एंड यदि बात करें गोल्ड लोन वाले बुक के बारे में तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली क्यू उनकी बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लास्ट क्वार्टर के अंदर ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 0.5% के आसपास में था एंड अभी क्वार्टर 4 के अंदर इनका ग्रॉस एनपीए 0.3% के आसपास में दिखाई दे रहा है। एंड फोर्थ जो इनकी बुक है जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाली बुक है जिसका एक या दो अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो गया था क्वार्टर 1 FY26 के अंदर और उसके बाद में वापस कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 के अंदर जो इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला बुक है वहां पे भी ग्रोथ एनपीए यहाँ पे जो है इनका स्टेबल दिखाई दे रहा है। मतलब हमने ओवरऑल ग्रोथ एनपीए एसेट क्वालिटी की भी बात कर ली, साथ में एनबीएफसी के जो 4 सेगमेंट है उनका भी हमने एक बार डिटेल में डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे सारे सेगमेंट के अंदर एसेट क्वालिटी लाइक कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर यू कैन सी क्यू बेसिस पे स्टेबल दिखाई दे रही है और जो बाकी के 3 सेगमेंट है सॉरी जो बाकी के 2 सेगमेंट है आपका हाउसिंग फाइनेंस वाला और आपका गोल्ड लोन वाला उसके अंदर एसेट क्वालिटी क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रही है एंड एमएसएमई वाले केस के अंदर भी यहाँ पे एसेट क्वालिटी क्यू बेसिस पे स्टेबल दिखाई दे रही है। ओवरऑल बुक की बात करें तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी मतलब ग्रोस एनपीए क्यू बेसिस पे यहाँ पे
इंप्रूवमेंट फी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये हमने लाइक यू कैन से डिस्कस किया आपका एसेट क्वालिटी के बारे में। अब एक बार जो बाकी के इनके समरी पॉइंट्स आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, एक बार उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। फिर सेगमेंट वाइज इनका लोन बुक किस तरह से ग्रोथ किया है और किस तरह से डिलीवरी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो एक बार क्वार्टरली परफॉर्मेंस को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, राइट? कि क्वार्टर 4 की जो डिलीवरी हुई है, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स पे किस-किस तरह का यहाँ पे डिलीवरी हुआ, उसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो क्वार्टर 4 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 60% से ग्रोथ हुई है। यदि बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो इनकी लोन बुक यहाँ पे 20% से ग्रोथ हुई है। मैनेजमेंट ने एफआई 26 के शुरुआत के अंदर गाइडेंस दिया था कि हमारी लोन बुक एफआई 26 के बाद में 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो जाएगी। और आप देखो ना, 30,000 करोड़ रुपए की लोन बुक यहाँ पे क्वार्टर 3 के अंदर अचीव कर ली गई थी। एंड क्वार्टर 4 के अंदर तो लोन बुक बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग 36,600 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है। मतलब जो इनका गाइडेंस था उसको रिवाइज भी किया था इन लोगों ने, लाइक क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर, वो जो रिवाइज गाइडेंस है उसको भी यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें इनके लाइक यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका वही यहाँ पे लगभग 68% से ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस में यहाँ पे 17% से ग्रोथ किया है। यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई 59% से ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस में इनका प्रॉफिट यहाँ पे 11% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की, तो यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि इस कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक क्वार्टर 4 के अंदर क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग 2.24% से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव हुआ है। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे और अच्छा से यू कैन से इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करने के कारण यहाँ पे यू कैन से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता हुआ दिखाई दिया है। एंड जो बाकी का पार्ट है ग्रोस एनपीए वाला हमने डिस्कस कर लिया। नेट एनपीए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नेट एनपीए क्वार्टर 3 के अंदर यू कैन से 0.7% था, अभी 0.5% यहाँ पे बना नेट एनपीए। ऑल्दो हमने एसेट क्वालिटी के बारे में भले ग्रोस एनपीए की बात कर लो, नेट एनपीए की बात करो, सेगमेंट वाइज बात कर लो, हमने अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। बात करते हैं रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से। जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी ना शुरुआत के अंदर कि हमारा जो क्यूआईपी के बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी घट गया है, 15% नीचे आ गया, उसको वापस 15% तक हम लोग ले जाएंगे, तो उसे ओवर अचीव कर लेंगे, वो एक बार देखते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्वार्टर 4 के अंदर कितना हो गया है, लगभग 16% का हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर जब इन लोगों ने क्यूआईपी से पैसा रेज नहीं किया था 2,000 करोड़ रुपीज का, उस टाइम पे लगभग 17% के आसपास में दिखाई दिया। तो वाई में थोड़ा डिप दिखाई दे रहा है, बट जो इनका गाइडेंस था कि हम लोग एफआई 26 के कंप्लीट होने के बाद में हमारा रिटर्न इक्विटी यहाँ पे वापस 15% ऊपर चला जाएगा, उसको यहाँ पे साफ-साफ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो इन लोगों ने ये चीज को अचीव क्वार्टर 3 के अंदर अचीव कर लिया था, बिकॉज़ क्वार्टर 3 के अंदर इनका रिटर्न इक्विटी 15% के आसपास चला गया था। जबकि क्वार्टर 4 के अंदर इनका रिटर्न इक्विटी यहाँ पे फिर से लगभग 1% से इंक्रीज हुआ है, 99 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 16% दिखाई दे रहा है। यदि बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट करंट इनका लगभग 3.8% के आसपास में दिखाई दे रहा है। वाई एन वाई इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस में यहाँ पे इनका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 18 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डाउन गया है। तो हमने एक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी है कि क्वार्टर 4 के अंदर कैसा रहा है। एक बार देखने की कोशिश करें कि पूरे ईयर को कंपेयर करें। लाइक एफआई 26 को एफआई 25 से कंपेयर करें तो यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करें लोन बुक के बारे में, तो इनकी लोन बुक वाई ऑन वाई 60% से ग्रोथ करी है। मैनेजमेंट का शुरुआत में गाइडेंस था लगभग 30 से 35% ग्रोथ करने का। उसके बाद में इसको बढ़ा के 35 से 40% कर दिया था। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनकी लोन बुक है ओवरऑल यहाँ पे लगभग 60% से ग्रोथ हुई है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है इनकी टोटल लोन बुक के अंदर लगभग 40 से 42% का पार्ट गोल्ड लोन बुक का हुआ करता था। और आपको तो पता ही गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा दौड़ गए थे। उसके कारण से इनकी जो गोल्ड लोन की बुक है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो गई और उनकी ओवरऑल जो लोन बुक यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करती हुई दिखाई दी है। और यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट इनका प्रॉफिट अमाउंट था लगभग 478 करोड़ रुपीज के आसपास का। एंड अभी जो इन लोगों ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया लगभग 948 करोड़ रुपीज के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या थी कि हम लोग एफआई 26 के अंदर लगभग 850 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वाई एंड वाइन के प्रॉफिट के अंदर 98% का यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो इनकी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे केवल 50% से ग्रोथ हुई है, जबकि इनकी जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे लगभग 71% से ग्रोथ हुई है। मतलब नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एनबीएफसी क्या करती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से टाइप कर रखा है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और यू कैन से मोटर इंश्योरेंस कंपनी से, जिनका इंश्योरेंस ये लोग क्रॉस सेल करती है अपने कस्टमर्स को और वहां से इनको यू कैन से फी इनकम मिलती है। जिन इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो उस इंश्योरेंस कंपनी से इनको फी इनकम मिलता है, वो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, जिसको यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट इनकम के द्वारा दिखाया गया है। एंड साथ में जो दूसरी कंपनी जो व्हीकल लोन देती है उसका भी यहाँ पे सोर्सिंग करती है, जो सोर्सिंग फी आता है एनबीएफसी बैंक के द्वारा, उसको यहाँ डायरेक्टली नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो इनकी जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे लगभग 71% से ग्रोथ होती हुई दिखाई दिया। मतलब इंप्लॉय तो वही है इनके, उन्हीं इंप्लॉयज के द्वारा ये एग्जिस्टिंग यू कैन से जो कस्टमर है इनके, उनको क्रॉस सेल करवा रहे हैं दूसरे बैंक या फिर दूसरे यू कैन से इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी को यहाँ पे बेच रहे हैं। उसकी वजह से इनको एक यू कैन से फ्री इनकम मिल रहा है और उसी के कारण इनका प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा जंप करता हुआ दिखाई दिया है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि इनका यू कैन से ऐसा इनकम जिसके लिए इनको कुछ कॉस्ट देनी ही नहीं पड़ी।
इनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उन्हीं को कुछ इंसेंटिव देके मतलब उन्हीं को कुछ इंसेंटिव देके यहाँ पे ये वाला डिलीवरी करवा लिया ग्रॉस प्रॉफिट का, जो डायरेक्टली उनके प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस भी थी कि हम लोग एफआई 26 के बाद में वापस हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी वापस 15% के ऊपर चला जाएगा। ऑल्दो यदि 850 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता तो ठीक है 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी होता, बट यहाँ पे तो प्रॉफिट 950 करोड़ रुपीस के आसपास का है, तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी लाइक एग्जिट के टाइम पे क्वार्टर 4 के अंदर 16% के आसपास में दिखाई दिया है। और हमने ऑलरेडी लाइक बात कर ली है आपके ग्रॉस एनपीए की, तो बात कर ली, रिटर्न ऑन एसेट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो हमने मोटा-मोटी लाइक यू कैन से एज़ अ समरी पॉइंट के रूप में डिस्कस किया है कि जो कैप्री ग्लोबल है उसका लाइक किस तरह से लाइक उनका परफॉर्मेंस आया है। आपका यू कैन से ओवरऑल क्वार्टर 4 के अंदर भी एंड आपका यू कैन से ओवरऑल यू कैन से एफआई 26 के अंदर भी एफआई 25 के कंपैरिजन में। अब यदि बात करते हैं इनका सेगमेंट वाइज जो कंपोजिशन है ईयूएम का, वो यहाँ पे किस तरह से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यदि अपन क्वार्टर 4 एफआई 26 की बात करें, तो आप यदि देखोगे कि क्वार्टर 4 यू कैन से लाइक क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर 1 साल पहले इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो बुक हुआ करता था, वो यहाँ पे लगभग 18% के आसपास में हुआ करता था। अभी वो डिक्रीज होके कितना हो गया है? लगभग 15.60% के आसपास में हो गया है। यानी सबसे अच्छी बात है, बिकॉज़ जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक होता है उसके अंदर एवरेज टिकट साइज़ लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। और जो एक अकाउंट उनका एनपीए बनता है, एसेट क्वालिटी खराब होती है तो 17 करोड़ का प्रॉफिट उड़ा के चला जाता है। तो यदि जितनी ये बुक कम होगी उतना यू कैन से इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा। बिकॉज़ वहाँ पे फिर एसेट क्वालिटी खराब होने के चांसेस कम बन जाते हैं। बात करें गोल्ड लोन की बुक के पर्सपेक्टिव से, तो वो लगभग हमसे 35% आसपास कंट्रीब्यूट करती थी। वो भी कितनी हो गई है? लगभग 46.30% के आसपास में हो गई है। बिकॉज़ गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा दौड़ गए थे। उसी के बेसिस पे यहाँ पे यू कैन से जो कस्टमर थे उनको वापस से रीफाइनेंस किया गया उसी गोल्ड के अगेंस्ट में। तो इनका यू कैन से गोल्ड लोन का बुक यहाँ पे लगभग 11% से क्रॉस कर गया है। और यदि बात करें हाउसिंग फाइनेंस वाले लोन बुक के बारे में, तो वो लगभग 23% के आसपास में थी एंड अभी कितनी हो गई 1 साल बाद में लगभग 20% के आसपास में हो गई है। और यदि बात करें एमएसएमई वाली बुक के बारे में, वो यहाँ पे लगभग 1 साल पहले 23% के आसपास में थी। अभी कितनी हो गई है? लगभग 18% के आसपास में हो गई है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे करंटली लाइक हमने देखा पिछले 4-5 क्वार्टर के अंदर जो एमएसएमई लेंडिंग हो रही है, वहाँ पे एनपीएस क्रिएट हो रहे हैं मल्टीपल कंपनीज के। भले आप 5 स्टार फाइनेंस की बात कर लो या फिर शुरुआत के अंदर तो लाइक क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के अंदर एचडीएफसी फाइनेंस के भी यहाँ पे कौन से ग्रॉस एनपीए बनना स्टार्ट हो गए थे। तो इनका जो एमएसएमई वाला बुक है, वो यहाँ पे और रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये डायरेक्टली फायदा मिलता है कि जब आप यू कैन से आपका यदि कोई एक सेगमेंट किसी टाइम पे खराब चल रहा है, तो वहाँ पे लेंडिंग कम कर दो। बाकी के जो उनके सेगमेंट है, वहाँ पे लेंडिंग बढ़ा देते हैं। तो जो मिक्स लेंडिंग काइंड ऑफ एनबीएफसीज होते हैं, उनको एक फायदा मिलता है। यार सपोज करो मेरे पास 3 या 4 5 वर्टिकल हैं, 5 सेगमेंट है मेरे लोन बुक के अंदर। यदि किसी एक वाले सेगमेंट के अंदर ग्रॉस एनपीए बन रहे हैं, एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो वहाँ पे मैं नई लेंडिंग नहीं करूँगा। वहाँ पे केवल कलेक्शन पे ध्यान दूँगा और जहाँ पे मेरा यू कैन से एसेट क्वालिटी खराब नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा लेंडिंग में फोकस करूँगा। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उन मिक्स्ड लेंडिंग काइंड ऑफ एनबीएफसीज को, जो स्पेसिफिकली उन एनबीएफसी को ज़्यादा मिलता है जहाँ पे 100% सिक्योर्ड लेंडिंग होती है। तो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी लाइक एयूएम का कंपोजिशन में कितना ब्रेकअप होता है उसके बारे में। एक बार जो बाकी के पैरामीटर और आए हैं, एक बार उनको भी एक बार हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ में जैसे मैंने डिस्कस किया, ये लोग यू कैन से को-लेंडिंग भी करते हैं। तो को-लेंडिंग में इनको एक यू कैन से एसेट क्वालिटी पे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ता, बिकॉज़ जहाँ पे को-लेंडिंग होती है, जहाँ पे जिस बैंक के साथ आपने लोन दिया है कस्टमर को, तो वहाँ पे दोनों बैंक पे भी और आपकी इस एनबीएफसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, वो जैसे एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मैंने आपको शेयर किया है। एक बार देखते हैं लाइक इनका जो बाकी के पैरामीटर्स हैं लाइक उन पे और क्या-क्या बिज़नेस अपडेट आई है। लाइक गोल्ड लोन की इन लोगों ने बात करी है कि इनका एवरेज टिकट साइज़ लगभग यू कैन से 1.67 लाख के आस-पास होता है। मतलब पहले कम हुआ करता था, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, तो यहाँ पे यू कैन से गोल्ड का इनका यू कैन से एवरेज टिकट साइज़ बढ़ गया है। इम्पोर्टेंटली बात करते हैं गोल्ड लोन के अंदर कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ कितना हुआ गोल्ड के अंदर। तो आप देखो ना लाइक लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इनका यू कैन से 15 टन का गोल्ड के अगेंस्ट इन लोगों ने लोन दिया था और अभी वो कितना हो गया है? लगभग 19 टन का हो गया है। तो गोल्ड लोन की बुक यहाँ पे लगभग बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है, बट यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे ग्रोथ केवल लगभग यू कैन से 25 या 20 से 25% बीच में यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ 15 टन इनके पास गोल्ड था, यू कैन से कोलेटरल के रूप में बढ़ के कितना हो गया है? 19 टन के आसपास में हो गया है। हाँ, एक चीज़ और इन लोगों ने अच्छी कर दी है, जो इनका पहले लोन टू वैल्यू डिसबर्सल होता था गोल्ड लोन के अंदर, वो लगभग 72-73% के आसपास में होता था। आरबीआई की गाइडलाइन थी कि 75% के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मार्केट ने इस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव लिया था कि यार गोल्ड के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होने वाले हैं और कैपिटल ग्लोबल के अंदर तो गोल्ड लोन का जो वैल्यू वाला पार्ट है यहाँ पे 72% पे आ गया है। तो जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस 30% गिर जाएँगे, तो यहाँ पे तो जो कोलेटरल होगा इनके पास टोटल लोन का लगभग टोटल लोन से टोटल अमाउंट से भी कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन लोगों ने इस बार क्या किया क्वार्टर 4 के अंदर, इनका जो लोन पे वैल्यू है गोल्ड वाले लोन के अंदर, वो यहाँ पे लगभग 70% से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे एक बेटर पिक्चर और बन गई यहाँ पे। तो हमने गोल्ड लोन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। एक बार बाकी जो पार्ट है इनके सेगमेंट है उनको भी लाइक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं एमएसएमई वाले सेगमेंट को लेके, तो वहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ इनका लगभग 13 लाख रुपीज़ के आस-पास में होता है एंड लोन टू वैल्यू का डिस्बर्सल वही 50% के आस-पास में, कि जो भी उनका प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल ऑफिस है या फिर यू कैन से जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है अपने बिज़नेस को करने के लिए, वहाँ पे लोन टू वैल्यू लगभग यू कैन से 52% के आस-पास में होता है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
बात करें हाउसिंग फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे हाउसिंग लोन दिए जाते हैं, जो लाइक खुद के घर खरीदते हैं उनके अगेंस्ट में, तो वहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज़ है, यहाँ पे लगभग 24 लाख रुपए के आस-पास का है एंड यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू का सेगमेंट है लगभग 53% के आस-पास में दिखाई दे रहा है। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, मतलब यू कैन से 24 लाख का लोन जो कस्टमर ले रहा है, वहाँ पे इनको लोन पे यील्ड लगभग यू कैन से 13-14% के आस-पास मिलती होगी, जो पिरामल फाइनेंस करता है। बिकॉज़ पिरामल फाइनेंस यू कैन से मिड सेगमेंट वाले लोगों को लोन देता है, हाउसिंग लोन की बात कर रहा हूँ मैं और वही सेम यहाँ पे कैपिटल ग्लोबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है होती है, उनका एवरेज टिकट साइज़ लगभग 10 लाख रुपए के आस-पास का होता है और वो लोग यू कैन से टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के अंदर लोन देती है और उनका यील्ड भी लगभग 16-17% के आस-पास होता है। जबकि पिरामल फाइनेंस और जो ये आपका कैपिटल ग्लोबल है, इनका जो यू कैन से हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का होता है, मिड सेगमेंट वाला, सब अर्बन एरियाज़ के अंदर लोन देते हैं और वहाँ पे इनको जो यील्ड मिलता है लगभग यू कैन से 13.5-15% के आस-पास मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया यू कैन से हाउसिंग फाइनेंस वाले केस के बारे में। ये हमने बात करी थी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले बिज़नेस के बारे में। तो यहाँ पे इनकी जो एयूएम है लगभग वही वही 38% से ग्रोथ हुई है एंड जो इनका यू कैन से एवरेज टिकट साइज़ होता है यदि वो अभी यदि अपन देखने की बात करें तो लगभग यू कैन से आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एवरेज टिकट साइज़ तो मेंशन नहीं किया बट वो लोग आई थिंक 17 और 18 करोड़ रुपीज़ के आस-पास इनका एवरेज टिकट साइज़ होता है इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले लोन बुक को लेके। तो ये हमने लाइक डिस्कशन किया और आपका अभी हाँ, सॉरी 20 करोड़ के आस-पास दिखाई दे रहा है ना? पहले 17-18 करोड़ रुपीज़ के आस-पास में था, अभी बढ़ के 20 करोड़ हो गया क्वार्टर 4 के अंदर। और अभी जो इनके लाइव अकाउंट चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले, वहाँ पे लगभग 282 अकाउंट चल रहे हैं। तो आप देखो ना लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर भी इनके 282 अकाउंट थे। तो ऐसे यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है 282 अकाउंट का मतलब 280 के आस-पास इनका यू कैन से अकाउंट रहा है। यू कैन से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला। उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है बिकॉज़ इनको भी पता है कि यार कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के अंदर यदि एक हमारा अकाउंट यू कैन से एसेट क्वालिटी खराब करेगा तो 17 टू 18 20 करोड़ का हमारे यहाँ पे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इन लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है। तो मैंने मोटा-मोटी डिस्कस किया इनका यू कैन से जो सेगमेंट वाइज़ लोन बुक किस तरह से ग्रोथ हुआ और सेगमेंट वाइज़ इनका जो लोन बुक है उसके अंदर एवरेज टिकट साइज़ क्या होता है और लोन टू वैल्यू वाला परसेंटेज क्या होता है। कुछ और इनके पॉइंट्स आए उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, जो मैं आपको बता रहा था इनका जो यू कैन से सोर्सिंग फी आता है अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, यू कैन से जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो अलग-अलग यू कैन से इंश्योरेंस कंपनी से इनका टाई अप है। जहाँ पे जिनकी यदि पॉलिसी बेचते हैं अपने कस्टमर को, तो इनको यहाँ पे सोर्सिंग फीस मिलती है, वो डायरेक्टली इनके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड होती है। उसके लिए इनको कोई नई मैन पावर हायर नहीं करनी पड़ती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से कॉन्फिडेंस दे पा रहे थे कि हम लोग एफआई 26 के अंदर लगभग 850 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है। एंड साथ में जो उनका यू कैन से सोर्सिंग फी इनको कार लोन ओरिजिनेशन से भी आती है। लाइक दूसरी बैंक्स के लिए लोग कार लोन ओरिजिनेट करते हैं, तो वहाँ से भी इनको लाइक यू कैन से सोर्सिंग फी बन जाती है। और क्या इन लोगों ने मेंशन किया है कार लोन ओरिजिनेट इन सारी बैंक्स के लिए लोग कार लोन ओरिजिनेट करते हैं, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक मतलब मल्टीपल बैंक्स के लिए लाइक कार लोन ओरिजिनेट करते हैं। और लेट्स सी और क्या-क्या इनकी ब्रांच नेटवर्क भी अच्छा खासा हो गया और गोल्ड लोन की ब्रांचेस तो बहुत बढ़ गई हैं इनकी। मतलब यू कैन से इस वाले साल के अंदर इन लोगों ने लगभग 150-200 के आस-पास में गोल्ड लोन की ब्रांचेस ऐड करी है। करंटली लगभग इनकी ब्रांचेस हो कितनी हो गई है? 999 के आस-पास में गोल्ड लोन की ब्रांच हो गई है। नॉन गोल्ड वाली कितनी हो गई है? लगभग 430 ब्रांच हो गई है। ओवरऑल टोटल ब्रांच काउंट कितना हो गया लगभग इनका? 1429 इनका ब्रांच काउंट हो गया। मतलब ये एनबीएफसी रैपिडली यू कैन से पैन इंडिया अपने अच्छे से प्रेजेंस बना रही है। यहाँ पे आपको मैप देखने में पता लग रहा होगा कि एनबीएफसी बहुत तेजी से अपना यू कैन से बिज़नेस ग्रो कर रही है। ये इन लोगों ने ईयर वाइज़ यू कैन से क्वार्टर वाइज़ अपना यू कैन से ब्रांच एडिशन का नंबर दिया है। लाइक लास्ट ईयर एंड होने तक इनकी ब्रांच काउंट थी लगभग 1111 के आस-पास में एंड अभी कितना हो गया 1429 मतलब एफआई 26 के अंदर इन लोगों ने अपना ब्रांच एक्सपेंशन कितना किया है? 300 लगभग 320 के आस-पास में। मतलब 1110 का बेस था, उसपे 320 का ब्रांच एक्सपेंशन किया मतलब इनका ब्रांच एक्सपेंशन का जो परसेंटेज है, वो ही लगभग 28% के आस-पास में है। इसका मतलब जो इन लोगों का गाइडेंस होता है अपना बिज़नेस ग्रोथ को लेके, लगभग 35% के आस-पास में दोनों ग्रोथ को लेके, यदि आप ब्रांच एक्सपेंशन 25 से 30% के बीच में कर रहे हो, तो डेफिनिटली आप वो जो गाइडेंस है उसको अचीव तो कर ही लोगे ना। बिकॉज़ जो पुराने वाले ब्रांचेज़ हैं वो जैसे मैच्योर होगी तो वहाँ पे यू कैन से पर ब्रांच उनका आपका लोन अमाउंट बढ़ता जाएगा। साथ में जो नई ब्रांचेज़ जाएँगी तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। एंड यही सबसे बड़ा कारण है इनका ब्रांच एक्सपेंशन ही लगभग 25-30% के बीच में है। अ, लेट्स सी कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बताती है एफआई 27 को लेके, किस तरह से अपना लोन बुक ग्रोथ करने का गाइडेंस देती है, किस तरह से अपना ब्रांच एक्सपेंशन करने का गाइडेंस देती है। और हम लोग जो बारी-बारी से डिस्कस करते हैं कि जो रिटेल फोकस जो लाइक कंपनीज़ होती है, वहाँ पे जो अपनी बिज़नेस ग्रोथ पे गाइडेंस देती है, उसको अचीव करने के लिए बैक एंड जो कैलकुलेशन है, क्या वो यहाँ पे मैनेजमेंट दिखा पा रहा है? तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपना ब्रांच एक्सपेंशन लगभग 25 से 30% के बीच में किए हैं, तभी जाके इनकी लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवर हुई है। सो ये हमने डिस्कस किया और यू कैन से लाइक अब अगर सेगमेंटल यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने शायद बता दिया होगा आपको। एमएसएमई लेंडिंग के अंदर इनको लगभग 17% का यील्ड मिलता है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर लोग थोड़े मैच्योर अच्छे सबर्बन कस्टमर को लोन देते हैं, तो वहाँ पे इनको 13% का यील्ड मिलता है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के अंदर इनको यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है। 17.9 मतलब 18% के आस-पास का यील्ड मिलता है और गोल्ड लोन के अंदर इनको अपना यील्ड थोड़ा कम करना पड़ा बिकॉज़ गोल्ड लोन को काफ़ी एनबीएफसीज़ ने प्रमोट किया है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया,
जिसकी वजह से इनको गोल्ड लोन पे थोड़ा अपना यील्ड कम करना पड़ा है। यू कैन से क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 के अंदर इनका गोल्ड लोन पे जो यील्ड गया लगभग 16.9% के आसपास में गया है। उसका एक फायदा मिला है कि आपने कम यील्ड दिया है तो आपको बेटर कस्टमर प्रोफाइल मिलेगी। और आपने देखा होगा ग्रॉस एनपीए के अंदर गोल्ड लोन की ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा फॉल कर गई है क्वार्टर 4 के अंदर तो बिकॉज़ आपने बेटर क्वालिटी ऑफ कस्टमर चूज़ किए यहाँ पे गोल्ड लोन को देने के लिए, तो डेफिनिटली आपको यू कैन से यील्ड थोड़ा कम करना पड़ेगा। बाकी के कुछ और पैरामीटर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो ओवरऑल लोन पे जो यील्ड बनती है, वो लगभग 16.3 16.4% के आसपास बनती है। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इनका कंसिस्टेंटली घट गया है बिकॉज़ यू कैन से क्वार्टर 1 के अंदर इनका यू कैन से कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 9.7% के आसपास में था। क्यूआईपी रेज़ किया, जिससे इनका यू कैन से इक्विटी कैपिटल रेज़ हुआ, तो इनका क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। एंड लेट्स से दी क्रेडिट रेटिंग और इनकी इंप्रूव होती है, उसके बेसिस पे इनको एफआई 27 के अंदर इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है और यहाँ पे कम हो सकता है। ऑल्दो जो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, उसका भी फायदा इन लोगों को इस कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के अंदर यहाँ पे दिखाई दिया है। बात करें स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे देखो ना आप, स्प्रेड इनका कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से 1 साल पहले लगभग 6.7% के आसपास में था, एंड करंटली कितना हो गया 7.1% के आसपास में। मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग तो यहाँ पे कम हुई है, बट इन लोगों ने जो अपनी ओवरऑल लोन पे यील्ड है उसको यहाँ पे नहीं घटाया है, और उसी का इम्पैक्ट इनके स्प्रेड में, बढ़ते हुए स्प्रेड में दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ और फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनकी बात करें तो आई थिंक हमने मैक्सिमम फाइनेंशियल पैरामीटर को कवर कर लिया है। राइट, राइट, राइट। यदि हम लोग इनके यू कैन से ओपेक्स टू एसेट की बात करें कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ टोटल एसेट्स कितनी है, वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो कम हो गई है, तो दैट इज ग्रेट। और कॉस्ट टू इनकम वाला पार्ट भी इनका लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी मतलब डेफिनेटली इनको फायदा मिलता हुआ यू कैन से दिखाई दे रहा है। बाकी का हमने मैक्सिमम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और बाकी कुछ आई थिंक फाइनेंशियल हाइलाइट्स बचे ही नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर भी इन लोगों ने यहाँ पे ठीक है, इनका बुक वैल्यू पर शेयर भी इंप्रूव हो गया, लगभग 75 रुपीज का हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 72 रुपीज के आसपास का था। ठीक है, तो हमने आई थिंक मेजर ऑफ द पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने थे, लाइक हम वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कैप्री ग्लोबल के बारे में। अब एक बार थोड़ा नंबर्स की कोशिश करते हैं। तो ये हमने लाइक कैप्री ग्लोबल के जो नंबर डिस्कस करें हैं, उससे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी एनबीएफसी लग रही है जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन भी कर रही है। ऑल्दो जो इनका टोटल प्रोविजन का नंबर है, मतलब जो टोटल राइट ऑफ किया है, वो अमाउंट के रूप में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे बढ़ा है। बट प्लीज मतलब उसको अमाउंट के पर्सपेक्टिव से ना देखें, उसको परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखें। यार इनका जो टोटल यू कैन से ग्रॉस एनपी के बाद में जो इन लोगों ने जो राइट ऑफ किया है, वो परसेंटेज के रूप में कितना है, राइट, वो हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो इनका जो ग्रॉस एनपी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत अच्छा खासा इंप्रूव है, लाइक 1.2% से 0.9% के आसपास में आ गया है। और जो इनका नेट एनपी इन लोगों ने 0.4% का यू कैन से प्रोविजन किया है, राइट ऑफ कर दिया है, जो लगभग 32 से 33 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहा था। एंड इसके बेसिस पे इनका जो नेट एनपी लगभग यू कैन से 0.5% के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यू कैन से एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जब इनके रिजल्ट आए थे, जब तक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आया था, तब तक आई वाज थिंकिंग कि इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला सेगमेंट से कुछ इनका यू कैन से एनपी क्रिएट हुआ, बिकॉज़ इनके जो प्रोविजन का जो नंबर था, वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया था अमाउंट के रूप में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बट जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई, तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल लोन बुक के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, वहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है, वहाँ पे तो एसेट्स कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वही एक डाउट था, वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी एफआई 26 के लिए अपने लोन बुक को लगभग फर्स्टली गाइडेंस थी 30 से 35% से ग्रोथ करने की। उसके बाद में गाइडेंस को बढ़ा के लगभग 35 से 40% के आसपास कर दिया था। उसके अंदर एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे 60% से दी है, और 60% को एक्चुअल डिलीवरी देने के पीछे रीजन है इनका जो गोल्ड लोन का सेगमेंट है, वो टोटल लोन बुक के अंदर पहले 35% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता था। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस इन्फ्लेट हुए दौड़े, उसके कारण कैप्री ग्लोबल की गोल्ड लोन की बुक यहाँ पे 35% से बढ़ के टोटल लोन बुक के अंदर 46-47% के आसपास में चली गई है। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस कंपनी ने यहाँ पे लाइक लास्टली जो इनका गाइडेंस था, उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। अब एक बार देखते हैं, ऑल्दो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला था कि नेक्स्ट हम लोग लाइक कुछ टाइम के अंदर हमारी टोटल लोन बुक को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास तक ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बार कॉन कॉल के अंदर पता लगेगा कि एफआई 27 के लिए ये कंपनी अपनी लोन बुक को किस रूप में, किस तरह से यू कैन से ग्रॉथ करने का टारगेट लेके चल रही है। वो गाइडेंस अब एक बार हमें क्वार्टर 4 की कॉन कॉल के अंदर ही पता लग पाएगा। तो यू कैन से इन समरी यदि मैं समराइज करने की कोशिश करूं कैप्री ग्लोबल के बारे में, तो एज ऑन डेट जो रिजल्ट आए हैं, ऑल्दो जो कॉन कॉल होगी वहां से और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ग्रोथ क्या रहेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। बट टिल डेट एफआई 26 तक के बिजनेस के नंबर के पर्सपेक्टिव से गुड सेट ऑफ नंबर्स। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी लोन बुक ग्रोथ करने वाली, उसको भी अचीव किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी वाली, उसको भी अचीव किया है, बिकॉज क्यूआईपी 2000 क्यूआईपी को 2,000 करोड़ रुपीस रेज किया था, उसके बाद में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी घट गया था, 17% से घट के 15% के भी थोड़ा नीचे आ गया था। उसको भी यहाँ पे अच्छे से अचीव किया, वापस 16% पे ले आए। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी कि एफआई 26 के अंदर हम लोग अराउंड 850 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अचीव करेंगे, उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है, लगभग 950 करोड़ रुपीस का यहाँ पे नेट प्रॉफिट अचीव किया है। मतलब
जो भी आप एक भी कोई एक पैरामीटर उठा के देख लो, भले आप रिटर्न इक्विटी की बात कर लो, रिटर्न एसेट की बात कर लो, लोन बुक ग्रोथ की बात कर लो, एसेट क्वालिटी की बात कर लो, आपकी यू कैन से यहाँ पे तो स्प्रेड भी इंप्रूव हुआ है। मतलब बहुत सारी एनबीएफसीज मैंने ऐसी देखी हैं और यू कैन से बैंक बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया तो उनका स्प्रेड घट गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गए हैं। जबकि कैप्री ग्लोबल का आपने साफ-साफ दिखाई दिया कि लास्ट के 1 साल के अंदर इनका स्प्रेड यहाँ पे लगभग-लगभग 30 से 40 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। मतलब हर एक पैरामीटर पे गुड सेट ऑफ नंबर्स, बट मेरे को यहाँ पे एक ही रिस्क दिखाई देता है जो मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ। यार कैप्री ग्लोबल की लोन बुक के अंदर 15-16% अभी लोन बुक ऐसी है जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले सेगमेंट से बिलोंग करती है। यहाँ पे एवरेज टिकट साइज अभी लगभग 17-18 करोड़ रुपए से बढ़ के लगभग 20 करोड़ रुपए का हो गया है। वहाँ पे यदि एक भी अकाउंट एनपीए बनता है, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट उड़ा के जाता है। तो वो एक सबसे बड़ी रिस्क है जो हमें हर एक क्वार्टर के अंदर ट्रैक करनी पड़ेगी। लाइक बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कि जो बाकी की जो लोन बुक है, गोल्ड लोन में यदि कोई अकाउंट एनपीए बनेगा तो ठीक है, 1.5-2 लाख का इम्पैक्ट आएगा। हाउसिंग फाइनेंस में बनेगा तो लगभग 20 से 25 लाख का इम्पैक्ट आएगा। एमएसएमई के अंदर बनेगा तो 15-16 लाख का इम्पैक्ट आएगा। तो वहाँ से यदि एक अकाउंट एनपीए बनेगा तो बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बट यदि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस यदि एक अकाउंट भी एनपीए बनता है, तो वो पूरे प्रॉफिट में से 20 करोड़ रुपए खा जाता है आपका। तो वही सबसे बड़ा इश्यू मेरे को यहाँ पे लगता था, राइट? वो यहाँ पे हमें अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा। लाइक क्वार्टर 1 एफआई 26 के अंदर वो इश्यू आया था। इनका आई थिंक 2 अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो गए थे, जिनके ग्रॉस एनपीए बढ़ गए थे। तो एक बार अपकमिंग क्वार्टर के अंदर ट्रैक तो करना पड़ेगा यार। बिकॉज़ ये एक चीज़ है जो मेरे को यहाँ पे छोटी-मोटी तलवार लटकती हुई दिखाई देती है एनबीएफसी को। बाकी सारे पैरामीटर पे फैबुलस नंबर, ओवर एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ओवर डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगेन ये ऐसे जो मैं सारे जो एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ, ये ऐसे मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। तो मेरी तरफ से मैं जो बिज़नेस को एनालिसिस करके केवल मेरा पर्सपेक्टिव आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मेरे पास कोई राइट नहीं है आप लोगों को कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देने का। मैं मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग सीख जाओ अच्छे से एंड आप भी एज ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के इंडिपेंडेंटली खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से ले पाओ।